हेलो दोस्तों। एक सवाल बहुत ज्यादा फिर से न्यूज में आ चुका है। बोडोलैंड, क्या आसाम राज्य का विभाजन हो सकता है? क्या इसी तरह चलता रहा बोडोलैंड का विवाद तो हमें एक और राज्य या फिर देखने को मिल सकता है, या फिर एक इंटरनल सिक्योरिटी पे हमारे बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है। हालिया में बोडोलैंड, जो कि एक आसाम का ही एक ऊपर का हिस्सा है, जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर वाले पार्ट में एक जनजाति रहती है, एक समूह रहती है, एक कह लीजिए जनजाति ना करके एक समूह कह लीजिए रहती है, जिसका एक डिमांड है कि भैया आप हमें अपना एक टेरिटरी दे दीजिए। बहुत सारे 1966 से इस मुद्दे पे चीजें चली आ रही हैं और तकरीबन इस चीज को हुए अगर देखा जाए तो हो चुके हैं 60 साल से ज्यादा, 60 से 70 सालों में इस चीज का कोई निवारण अभी तक हमारे पास नहीं आ पाया है। और इसके लिए आज भी सरकार प्रयासरत है, और या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। 2020 में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था बोडोलैंड के कुछ जो उनके प्रमुख नेता थे और गृह मंत्री के साथ, लेकिन आज तक 6 साल बीत गया है 2020 के बाद, उस पर आज भी कोई भी कार्यक्रम न होने की वजह से फिर से आसाम सरकार इस पे बातचीत कर रही है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पूरे फैक्ट्स को, पूरे चीजों को समझेंगे कि क्या एक पूरा इशू है बोडोलैंड और ये कैसे पनपा है और ये कैसे खत्म हो सकता है, सारी बातें जानेंगे इस पूरे वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आ जाता हूं। पहले तो आसाम के उस क्षेत्र की बात कर लेता हूं जिसकी हम लोग अभी बात करने आए, बोडोलैंड जनजाति सुरक्षा मंच। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बोडोलैंड जनजाति सुरक्षा लैंड डिमांड बोडोलैंड स्टेट बिफोर एसटी स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटी। बेसिकली इनकी 6 कम्युनिटियां हैं, उसको ये लोग कह रहे थे कि पहले जनजाति का आप लोग स्टेटस दे दो। अगर नहीं दे रहे हो तो भैया क्या करो कि हमें पहले, उससे पहले हमें बोडोलैंड स्टेट दे दो, मतलब एक राज्य बनाने की बात कर रही है। अब आसाम देखो, पहले भी बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था। वो वैसे ही टूटते टूटते इतने राज्यों में बदल चुका है, बहुत छोटा राज्य बचा है। अगर क्या उसको और इसी तरह से बांटा जाएगा तो क्या सही होगा? दूसरी चीज, हमारे संविधान में कहीं भी जनजाति या इस विशेष पे बांटने का अधिकार नहीं दिया गया है राज्य को। कारण समझिएगा, क्योंकि अगर इस तरह से बांटा जाने लगा तो हमारे पूरे देश में कई हजारों जनजातियां हैं, या हजारों कास्ट है, या हजारों तरह की मतलब वैरायटी के पीपल हैं, डाइवर्सिटी है, चीजें हैं। क्या उस बेसिस पे अगर बांटते चले तो भारत कितने राज्यों में बटेगा? और जब ज्यादा राज्य हो जाएंगे तो क्या भारत को टूटने में समय नहीं लगेगा मेरे भाई? इन सब चीजों को हम लोग समझते हैं, इसी वजह से इस चीज को बचाना भी हमारे लिए आवश्यक है। हमारा पहला राज्य जब बना था, कौन सा? आंध्र प्रदेश। 1953 वाले जब एक्ट आया था, आपको पता होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं कि उस पर 2-3 कमेटियां बनी, लेकिन लास्ट में अली फजल की कमेटी के तहत विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला। लेकिन उसके बाद ये भाषा के बेसिस पे था। अब आज तक हमने उसके बाद भाषा और एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे तो देखा है विभाजन, लेकिन कभी भी जनजाति और इन सब चीजों पे नहीं देखा है। चलिए, पूरी बात को मैं समझाता हूं, पूरी कहानी क्या हुई है। पहले तो ये 6 कम्युनिटियों को ये लोग देना चाहते हैं क्या, कि भैया आप हमें पहले तो एसटी का, जनजाति का स्टेटस दे दो, जो कि नहीं मिला है। अब एसटी का, जनजाति का मिलेगा, जिससे क्या होगा, शेड्यूल 6 में भी ये आने की मांग कर रहे हैं। अभी मैं बताऊंगा शेड्यूल 6 क्या है, जिससे आपको समझ में आएगा क्यों ये लोग डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल 6 का, और इन्हें क्यों देना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। रीजन वाइल हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आसाम का ये आप नक्शा देख रहे हो, ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना, ये बोडोलैंड टेरिटरी है। इसमें 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक है खोको राजहर, ठीक है, दूसरा है चिरंग, तीसरा है बक्सा और चौथा है उदलगुरी। ये 4 टाइप के यहां पे जनजातियां जो कि बोडो से बिलोंग करती हैं, बोडो जनजाति से बिलोंग करती हैं। ये ऊपर वाले, यहां पे अगर मैं कहूं इस तरह से ब्रह्मपुत्रा निकलती है तो ऊपर वाले पार्ट में पाया जाता है। और इधर क्या है? भूटान है, आपको पता ही होगा, ऊपर वाले पार्ट में भूटान है, और इधर क्या है? म्यांमार है, आपको दिख जाएगा। ठीक, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, यहां पे मेघालय है, अरुणाचल, फिर क्या है? म्यांमार, जिसे हम लोग पहले बर्मा के नाम से जानते थे। इसीलिए जो ये बोडोलैंड है, ये जो बोडो की भाषाएं हैं, चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं तिब्बतन बर्मीज बोला जाता है, क्योंकि तिब्बत और बर्मा से रिलेटेड ये लोग हैं कहीं ना कहीं, जो उनका संबंध है। पहले ये सब अखंड भारत का ही हिस्सा हुआ करता था कहीं ना कहीं। जब ये हम लोग बर्मा से तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अलग हुए, उससे पहले तो हम लोग एक ही थे। अब यहां से कहानी जब चलती है तो भैया ये जो चारों लोग हैं, ये चारों जनजातियां हैं, ये डिमांड कर रही हैं कि भैया ये हमें अपना राज्य दे दो।
क्योंकि हमारी कोई भी मांग 2020 में जो साइन किए थे गृह मंत्री से वो अभी तक पूरी नहीं हुई है और वो फिर से उस चीज पे डिमांड करना शुरू कर रहे हैं। देखिए पेंडिंग क्लॉज, वही बात जो कर रहा हूं, पेंडिंग क्लॉज ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड टू बी टेकन रिट सेंटर आसाम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कौन है? हगरामा मोहिलेरे। ठीक है, अब मैं इनको दिखा रहा हूं यहां पे इमेज में, अमित शाह जी के साथ दिखेंगे ये। इन्होंने, ये नेता है बोडो के, ठीक है, बोडो कम्युनिटी के ये नेता है जिनके द्वारा इस अकॉर्ड में सम्मिलित हुआ गया था। और यहां पे अमित शाह जी हैं, ये हमारे गृह मंत्री हैं और ये आसाम राज्य के सीएम हैं। ठीक है, ये भी उस समय उपस्थित थे और क्योंकि ये चाहते भी हैं कि जितना शांति बनी रहेगी हमारे राज्य में उतना डेवलपमेंट हो पाएगा, क्योंकि जितनी इंटरनल सिक्योरिटी में दिक्कत होगी उतना भारत देश में समस्या आएगी। इसके पहले बहुत बार हुआ है, लेकिन बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीएस के प्रमुख हग्रमा मोहिलारी जो है, ये है हग्रमा मोहिलारी, ने कहा था कि बोडो शांति समझौता, जिसे बोडो पीस अकॉर्ड 2020 के नाम से भी जाना जाता है, और उसे आसाम सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साथ में बातचीत को उठाया था और एक पीस साइन हुआ था कि भाई उस एरिया में शांति बनी रहे। और केंद्र सरकार ने भी कुछ तथ्यों को मानने की बात कही थी, राज्य सरकार ने भी उसमें सहमति जताई थी और जो बोडो के प्रमुख हैं उन्होंने भी इस चीज को, समझौते को माना था। लेकिन 6 साल बीत गए, उसमें से केंद्र सरकार ने कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं की, जिसकी वजह से नाराजगी फिर से आ चुकी है एक बार और उस चीज के लिए लड़ाई फिर से चलना शुरू हो गया है। अब इसके पहले बहुत बार हुआ है, यही है भाई साहब जो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता है और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के भी प्रमुख हैं, जिसे हम लोग हग्रमा मोलिहारी बोलते हैं, मोहिलारी बोलते हैं। ठीक है, ये बोडोलैंड के हैं। अब देखिए इनका एक अलग पहनावा होता है, इनका एक जीने का तरीका होता है और ये चाहते नहीं है कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप करे, क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी लोग इन चीजों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत समस्या आती है, क्योंकि वो अपने चीजों को बदलना नहीं चाहते, उनको उस जीवन से प्रेम है, उस जीवन में कोई भी मिलावट नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो उस पर अटल रहना चाहते हैं। इसलिए चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कुछ भी इस तरह की घटनाएं ना हो जिससे उनके कल्चर पे विवाद आए, पहली चीज। दूसरी चीज, अनुसूची 6 में इसीलिए वो आना चाहते हैं ताकि उनका एक अपना जो प्रोटेक्शन है वो मिल सके, जिससे कि उनके ऊपर जो आने वाले समय में वो अपने जनजाति को लेकर के जिस तरह से विस्तार कर सकते हैं, जिस तरह से उस चीज को, पहनावे को, ओढ़ावे को, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि अगर हम लोग गलती से भी क्या करते हैं कि कहीं ऐसी जगह चले जाएं जैसे आपको फोर्स करने लगे, फॉर एग्जांपल आप अभी पैंट शर्ट पहनते हो, आपको कुर्ता पैजामा जबरदस्ती धोती कुर्ता पहनाने लगे, धोती आपको पहनने नहीं आ रही है, तो काइंड ऑफ क्या हुआ, एक धीरे धीरे आपको प्रेशर ही दिया जा रहा है ना। अगर ये भी इस तरह से इनके जनजाति के जो कल्चर है उसको कहीं ना कहीं फिर डाइवर्स ही करने की कोशिश की जाएगी, अगर सही से ढंग से ना किया जाए, इनके बीच में इंटरनल्स होने लगे, इनमें इन्वेजन्स होने लगे, तो उन सब चीजों को ये बचाने के लिए चाहते हैं शेड्यूल 6 में आ जाए, जिससे प्रोटेक्शन रहेगा और कोई भी इस पर हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। और मुझे ऐसा लगता है केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से इसको देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार अगर नहीं देखेगी तो कहीं ना कहीं ये हिंसक भी कई बार चीजें हो जाती है, और हिंसक हो जाती हैं तो वो देश के लिए, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक फ्रंट पे मेहनत करना, क्योंकि इसके पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि आईटीबीपी और अन्य फोर्सेस द्वारा इसको कंट्रोल किया गया था मेरे भाई। अब मैं नहीं चाहता कि वो हमारे ही देश के अभिन्न अंग है और उनके ऊपर इस तरह के फोर्सेस करने पड़े, जो उनके कुछ बेसिक डिमांड वो पूरे कर दो, जो लगता है देश हित में नहीं उसको रोक दो। इससे होगा क्या कि वो भी खुश रहेंगे, आप भी, हम भी, सब पूरे देशवासी हमारे खुश रहेंगे। तो इस तरह के कुछ एक बीच की चीजें लानी चाहिए। बोडोलैंड उत्तर भारत के प्रमुख जो एक जनजाति भाषा है उस समुदाय से माने जाते हैं, मतलब ये माना जाता है कि लैंग्वेज बेसिस पे है। किस चीज पे है भैया? लैंग्वेज, भाषा के आधार पे है। और ये भाषा जो है आसाम मेघालय में रहते हैं और बांग्लादेश के भी कुछ हिस्से में ये लोग पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो मुख्य भाषा है वो तिब्बतो बर्मन है, मतलब तिब्बत और बर्मन वाली जो भाषा यूज की जाती है ना, बर्मा मतलब म्यांमार आज के समय का, उस भाषा को ये लोग यूज करते हैं। और आबादी देखा जाए तो आसाम में सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समूह में से एक ही आते हैं, ठीक है, मतलब सबसे कम संख्या में है, बहुत ज्यादा इनकी संख्या नहीं है, लेकिन एक प्रमुख जाति, जनजाति मानी जाती है। मुख्य इलाका इनकी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको अभी मैप में दिखाया, ऊपर वाले पार्ट में इनकी संख्या पाई जाती है। इनका वेशभूषा आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो नॉर्मल आम जनता हमारे यहां लोग पहनते हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं भैया ये कब से आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन 1967 से 68 में पहली बार हुए थे। पहली बार मांग हुआ था कि हमें बोडोलैंड को एक अलग राज्य का दर्जा दीजिए, एक अलग राज्य की बात की गई, ठीक है। अब ये प्लेन ट्राइबल जो था, इन्होंने रखी थी, प्लेन ट्राइबल काउंसिल ऑफ आसाम ने इस बात को रखी थी कि भैया हमें अलग से मांग दीजिए। पहली बार घटना, मतलब आज से 60 साल तकरीबन पहले ये घटना की गई थी, कि बात की गई थी कि हमें अपना राज्य चाहिए, ठीक। अब यहां से कहानी चलती गई, फिर 1986 से 87 में सशस्त्र और छात्र संगठनों का उदय होता है और बोडो सिक्योरिटी फोर्स बनता है, नाम से एक सशस्त्र, मतलब जिसमें हथियार
देखो ये भारत के लिए कितना नुकसानदायक है कि अपने ही देश वाले आपके ऊपर बंदूक लेके खड़े हो जाएं, क्योंकि आप सबसे लड़ सकते हो, अपनों से नहीं लड़ सकते मित्र, ये जीवन में हमेशा याद रखना। बाद में इसका नाम बदल करके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड बोला गया। बाद में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन भी इसको लेके चला गया और राज्य की अलग अलग तरीके से ये लोग मांग करते रहे। फिर आता है कुछ साल बाद, कुछ साल उसके पहले 1979 से लेकर के 85 तक असम में बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले इस चीज को लेकर के कि भाई नए राज्य की डिमांड की गई। साथ ही फिर 1990 के दशक में बहुत बड़ा सुरक्षा कार्रवाई की गई। बहुत सारे लोग अपने अपने एरिया में भाग गए थे। जैसे कुछ लोग क्या हुआ था कि बंदूक उठा लिए थे बोडो के, जो कि बाद में जब आईटीबीपी, सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसी फोर्सेस को लगा करके इनको कंट्रोल किया गया और कुछ लोग इसमें से भूटान भाग गए थे, तो भूटान फोर्सेस का भी यूज करके इसको कंट्रोल में लाने का कार्य सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन क्या ये हित में है, सवाल आप ये सोचिए। वो अगर बंदूक उठा रहे हैं तो उनको उठाने की नौबत ही क्यों आए? उनको समझाया जाए। जब अगर अकॉर्ड साइन हुआ है 2020 का, तो उस पर कुछ अमल अभी तक क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार से। फिर सरकार ने हस्तक्षेप किया, समझौता किया 1993 में और बोडो समझौता किया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन हो गया। इसी के साथ क्या हुआ, 1993 में एक बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल गठन हो गया और ये लगातार इसी तरह चलता आया। 2003 में भी एक बोडो समझौता हुआ। सबसे बड़ा समझौता जो कि 2020 में होता है, पीस अकॉर्ड साइन होता है, जिसकी इमेज मैंने यहां पे आपको दिखाई है। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार, आसाम सरकार मिल करके एनडीएफ के 4 गुटों को वो एक साथ बैठा करके साइन किया था। बहुत बड़ी बात होती है कि भाई आप बोडो के जो चारों गुट हैं, जिसका नाम अभी शुरुआत में मैंने बताया था, चारों गुट को एक साथ बैठा करके समझा ले रहे हो, इससे बड़ी बात क्या है? फिर जब इस चीज को समझाया जाता है तो बाद में इस पे कुछ मुख्य प्रावधान रखे जाते हैं कि बीटीएडी का नाम बदलकर बोडो टेरिटोरियल रीजन रखा जाएगा। बीटीसी का अधिकार विधेयी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी जाएंगी, मतलब इनको कुछ प्रशासनिक पावर भी दी जाएगी अपने लिए। साथ ही साथ आत्मसमर्पण करने के लिए एनडीएफ के कैडर के पुनर्वास का प्रावधान किया और 1500 करोड़ रुपए के विशेष विकास का पैकेज भी दिया। लेकिन इसमें से कितना पूरा हो पाया, सवाल यह है। अगर आपने इसको कर दिया होता, जो साइन आपने किया है, तो क्या फिर से ये मुद्दा आता न्यूज में? और नहीं आता तो ये हमारे देश के लिए कितना सुरक्षित होता? अगर ये लोग मांग कर रहे हैं और वो जेन्युइन लग रहा है कहीं से, तो आप उसको देने में क्यों हिचक है? बहुत बड़ा सवाल है। और अगर इस तरह से चलता रहा तो आसाम का विभाजन भी देखने को मिल सकता है। सरकार को इस पे बहुत घनिष्ठता से, बहुत ताकत से, बहुत गोपनीयता के साथ भी इस चीज पे विचार करनी चाहिए और इस चीज को जरूर कहीं ना कहीं इस पे कोई एक प्रॉपर निर्णय लेना चाहिए। और वो भी हमारे देशवासी हैं, उनके लिए भी हमें जागना चाहिए। दोस्तों, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।